इलस्ट्रेशन सातवां जो है वो स्टार्ट करें। सातवां जो इलस्ट्रेशन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें दो पार्टनर है P और Q 3:1 के अनुपात में, और नया पार्टनर आ रहा है इसमें R। और समायोजन करने से पहले हमारे को सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। और इसको बनाने के लिए इसमें क्वेश्चन में आपके जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं वो एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन इसमें दिखाया जाता है। तो देखो इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले इसमें देखा है पहला पॉइंट कि देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से आयोजन बनाना है। तो देखो आपके इसमें क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दी हुई है पुरानी, उसमें डेटर्स दे रखे हैं 30,000। पहले का प्रोविजन घटाने से पहले का जो प्रोविजन है बैड डेट्स का, उसको घटाने से पहले देनदार 30,000 है, और 30,000 का 5% अगर हम प्रोविजन निकालते हैं तो उसका प्रोविजन होता है 1,500 रुपये। और पहले भी मैंने बताया था कि बैड डेट्स का जो प्रोविजन होता है वो लाइबिलिटीज माना जाता है। तो अब जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो 1,500 रुपये है, और इसमें पहले का जो प्रोविजन है वो 1,000 रुपये था। तो दायित्व में वृद्धि हो रही है, और दायित्व में यदि वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम दिखाते हैं DR साइड में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500 रुपये, क्योंकि 1,000 रुपये पहले से था, अब 1,500 रुपये, तो 500 रुपये जो इंक्रीज हुआ है कि उसी को दिखाया जाएगा। इसके बाद में है कि देनदारों पर छूट के लिए 2% का प्रावधान कीजिए। इसमें देनदारों पर 2% का जो डिस्काउंट है वो भी निकाला जाएगा। तो देनदारों पर डिस्काउंट कैसे निकाला जाएगा। देनदार है इसमें 30,000, बैड डेट्स का प्रोविजन जो हमारा इंक्रीज हुआ है 500 रुपये, इसके अलावा इसमें डिस्काउंट का प्रोविजन वो निकालना है। और डिस्काउंट का जो प्रोविजन है 2% है, और ये 2% कैसे निकाला जाता है। देनदारों में से डेटर्स जो हमारे 30,000 है, उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अमाउंट घटाने के बाद, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टोटल 1,500 रुपये है, 1,500 रुपये को लेस करने के बाद में हमारे डेटर्स बचते हैं 28,500, उसका 2%। तो 28,500 का 2% होता है 570 रुपये। तो डिस्काउंट का जो प्रोविजन है ये भी लॉस माना जाता है, इसलिए इसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 570 रुपये। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि स्थायी संपत्तियों का मूल्य 80,000 रुपये तय किया गया। अब फिक्स्ड एसेट्स हमारी 80,000 है, तो पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें फिक्स्ड एसेट्स थी 86,000, और अब 80,000 कमी हो रही है। और संपत्तियों के मूल्य में यदि कमी होती है तो उसको भी हम कहाँ दिखाते हैं, DR साइड में। फिक्स्ड एसेट्स 6,000 रुपये की कमी हो रही है, इसको भी हम DR साइड में दिखा देंगे। अब देखो आगे, लेनदारों में पिछले 4 वर्षों से अजय को दे 2,500 रुपये की राशि शामिल है जिसे मांगने की आशा नहीं है। लेनदार जो हमारे क्रेडिटर्स थे उसमें अजय नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें जो 2,500 रुपये हमारे में मांगता है, लेकिन अब वो हमारे से डिमांड नहीं करेगा या हमारे पर क्लेम नहीं करेगा। तो ऐसी दशा में हमारे लेनदार कम हो जाएंगे, यानी कि क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स चूंकि लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज में यदि कमी होती है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, CR साइड। तो क्रेडिटर्स में इसमें जो कमी हो रही है वो हो रही है 2,500 रुपये, क्योंकि 2,500 रुपये का जब हमारे को भुगतान नहीं करना पड़ेगा तो हमारे क्रेडिटर्स है वो 2,500 रुपये से कम हो जाएगा। तो दायित्व में कमी को हम CR साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में दे रखा है कि लेनदारों पर 2% छूट। इसमें लेनदारों से बट्टा भी प्राप्त होने की संभावना है, और लेनदारों से यदि बट्टा प्राप्त होता है तो हमारे को फायदा होता है, उसको भी हम कहाँ दिखाते हैं, CR साइड में। लेकिन ये कैसे निकाला जाएगा कि हमारे जो लेनदार है क्रेडिटर्स वो हमारे 40,000 थे पहले, इसमें ये जो 2,500 रुपये की राशि कम हुई है उसको घटाया जाएगा। इसको घटाने के बाद में फिर इसका डिस्काउंट निकाला जाएगा, और लेनदारों पर जो डिस्काउंट है वो 2% है।
तो 37,500 का 2%, 37,500 का 2% यदि हम डिस्काउंट निकालते हैं तो इसका आता है आपके 750 रुपये। तो 750 रुपये, इसको भी हम कहाँ दिखा देंगे, CR साइड। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ख्याति का मूल्यांकन 20,000 रुपये पर किया गया, ये इसमें नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि रिवैल्यूएशन में दिखाने के लिए अब और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी का टोटल लगा लेंगे। तो टोटल देखो इसमें किस साइड का ज्यादा रहा है, इसमें DR साइड का टोटल ज्यादा रहा है, तो DR साइड का टोटल लगा देंगे पहले। DR साइड का टोटल आ रहा है 7,070। अब CR साइड का टोटल आपके 2500 और 750, इन दोनों का टोटल इस 7,070 में से घटा देंगे। इन दोनों में से घटाने के बाद में चूंकि DR साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, तो इसमें रिवैल्यूएशन पर हमारे को क्या हो रहा है, लॉस। ये लॉस अंतर की जो राशि है 7,070 में से 3,250 रुपये अगर घटा देते हैं तो ये अंतर आ रहा है आपके 3,820 रुपये। इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात में, ओल्ड रेशियो में। तो इसमें पुराने साझेदार है P और Q, P और Q। 3,820 रुपए को पुराना रेशियो है इसमें 3 और 1, तो 3,820 रुपए को 3 और 1 के अनुपात में हम डिवाइड कर देंगे। अगर 3,820 को 3 और 1 के अनुपात में डिवाइड करते हैं तो P का हिस्सा आ रहा है 2,865 रुपए और इसका आ रहा है 955, 3:1 के अनुपात में। अगर 3,820 कैसे है, DR साइड का टोटल आपके 7,070 है, इसमें से CR साइड के टोटल में 2 ही मदे हैं, 3,250 ये लेस कर दिया तो आपके डिफरेंस आया 3,820, लॉस आया। इस लॉस को पुराने साझेदार P और Q है जिनका ओल्ड रेशियो है 3:1, 3:1 के अनुपात में डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो आ जाता है। ये तो हो गया आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद में हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक तो हमारे को ख्याति का मूल्यांकन करना है, दूसरा साझेदारों का जो सैक्रिफाइस रेशियो है, क्योंकि नए साझेदार के आने से पुराने साझेदारों के हिस्से में कमी हो जाती है, तो सैक्रिफाइस रेशियो हमारे को निकालना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो इसमें ख्याति के बारे में जो प्रश्न में सूचना दे रखी है वो दे रखा है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 रुपये किया जाए, और इसके लिए क्वेश्चन के अंदर प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि ये ख्याति की राशि कैश में लाएगा या नहीं लाएगा। इसका मतलब है कि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं ला रहा है, और नया साझेदार अगर ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है तो ऐसी दशा में हम एंट्री क्या करते हैं कि नए साझेदार का जितना हिस्सा है उतनी राशि से उसके चालू खाते को हम कर देते हैं डेबिट और पुराने साझेदारों को कर देते हैं क्रेडिट। लेकिन उससे पहले हमारे को क्या सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। इसमें पुराने साझेदार है P और Q। P का पुराना अनुपात था 3/4 और जो नया अनुपात है उसके अनुसार P का है 5/10। तो 3/4 में से 5/10 अगर घटाते हैं तो ये अंतर आता है 10/40 या 1/4। तो इसने त्याग किया है, P के हिस्से में कमी हो रही है तो सैक्रिफाइस किया है इसने 1/4। अब Q का निकालते हैं। P का पुराना अनुपात था 1/4 और नया अनुपात है 3/10। देखो इसमें 3/10 इसका ज्यादा है, ये संख्या माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है 1/20। तो इसको क्या है, नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि फायदा हो रहा है, यानी कि पहले से इसको ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। अगर किसी साझेदार को पहले से ज्यादा हिस्सा मिलता है तो उसको हम बोलते हैं गेन, फायदा। और फायदा होने पर उस साझेदार के खाते को कभी भी क्रेडिट नहीं किया जाता है, उसके खाते को डेबिट किया जाता है। इसलिए इस साझेदार के खाते को हम डेबिट करेंगे, किसको, Q के खाते को। P का खाता क्रेडिट होगा क्योंकि इसने सैक्रिफाइस किया है, जिसने सैक्रिफाइस किया है उसके खाते को ही क्रेडिट किया जाता है।
और जिसको फायदा होता है, गेन होता है, उसके खाते को कभी भी क्रेडिट नहीं किया जाता, उसको डेबिट किया जाता है। तो क्यू का खाता डेबिट होगा। तो ये तो मैंने बता दिया कि इनको क्या है, इसको 1/4 सेक्रीफाइस हो रहा है और इसको गेन हो रहा है 1/20। तो अब अगर हम गुडविल की अगर हम एंट्री करते हैं तो कैसे करें? क्वेश्चन में दे रखा है कि नया साझेदार जो है इसमें आर आ रहा है और नए साझेदार के आने पर ख्याति का मूल्यांकन किया गया 20,000 रुपये। और क्वेश्चन में दे रखा है कि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाएगा, कैश लाएगा। नए साझेदार का जो हिस्सा है आर का वो 2/10 है, तो 20,000 का 2/10 होता है 4,000। इसका मतलब है कि नया साझेदार ख्याति के रूप में 4,000 रुपये नकद लाएगा। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे? गुडविल की राशि को अगर बांटा जाता है तो गुडविल को हम डेबिट करेंगे। आर का जो शेयर है वो कितना आ रहा है? 4,000। लेकिन अब इसमें देखो कि इसमें एक को गेन हो रहा था और एक ने सेक्रीफाइस किया था। तो गेन किसको हो रहा था? इसमें क्यू को। और क्यू का जो गेन है वो इसमें कितने आ रहा था? आपके 1/20। फर्म की टोटल गुडविल है वो है 20,000। तो 20,000 का 1/20 कितना होता है? 1,000। गेन होता है तो उसके खाते को हम क्रेडिट नहीं करते, हमेशा डेबिट करते हैं। तो चूंकि क्यू को गेन हुआ था, फायदा हुआ था, और गेन इसको कितना हो रहा है? 1/20। तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? 20,000। 20,000 का 1/20 कितना होता है? 1,000। तो 1,000 से क्यू के खाते को हम डेबिट कर देंगे। जब इसके खाते को हम डेबिट कर देंगे तो पी का जो खाता है टोटल राशि से क्रेडिट हो जाएगा। तो पी का खाता क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। इस प्रकार से हम गुडविल की ये एंट्री करेंगे और पार्टनरशिप अकाउंट में जब दिखाएंगे तो इसी बेस पर हम दिखाएंगे। अब पार्टनरशिप अकाउंट हम कैसे बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ। एंट्री को इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी एंट्री के बेस पर आपको पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाना है। पार्टनरशिप अकाउंट सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष बाय बैलेंस बी। तो पी और क्यू की जो कैपिटल है 85,000 और 40,000। 85,000 और 40,000 ये तो पुराने साझेदारों की कैपिटल है। और नया साझेदार जो है वो कैपिटल इसमें लेकर आ रहा है 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये ये कैपिटल के नाम से लेकर आ रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने जो इसमें बनाया था उसमें हमारे को लॉस हुआ था। लॉस हुआ था तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? डीआर साइड, रिवैल्यूएशन लॉस। और इसमें पी का जो शेयर है वो आया था 2865 और क्यू का शेयर आया था 955। ये रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया। इसके बाद में है, अब देखो ये गुडविल की एंट्री। गुडविल की जो एंट्री है इसके अनुसार पी के खाते को हमने क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? विपरीत पक्ष के दो खाते हैं, गुडविल और क्यूज कैपिटल, दोनों का नाम आएगा। पी के खाते को क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा? विपरीत पक्ष के खाते का, जो जर्नल से लेजर बनाते हैं वो नियम, बाय गुडविल और क्यूज कैपिटल। पी के खाते में आएगा तो पी के खाते में गुडविल 4,000 रुपए से और 1,000 रुपए क्यूज कैपिटल के नाम से। इस प्रकार से इस गुडविल को इसमें दिखाया जाएगा। ये तो हो गई आपके गुडविल की। अब देखो इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट दे रखी है, पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में, पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में गुडविल दे रखी है। पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है और पहले से जो ख्याति खाता खुला हुआ होता है उसको हमेशा बंद किया जाता है, एप्लीकेट किया जाता है और बंद करते हैं पुराने साझेदार पुराने अनुपात में। उसको हम कहाँ दिखाएंगे? डीआर साइड। तो पुरानी जो गुडविल है इसमें वो दे रखी है 8,000 और 8,000 को ये किस अनुपात में बांटेंगे? 3:1 के अनुपात में। तो 8,000 रुपए को 3/4 6,000 रुपए और 2,000 रुपए। ये पुरानी गुडविल है। इस प्रकार से आपके बंद हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन का लॉस हमने दिखाई दिया। इसके अलावा एसेट्स पक्ष में एक P&L और दे रखा है। एसेट्स पक्ष में जो P&L होता है हमेशा हानि का शेष होता है।
अगर P&L का बैलेंस लायबिलिटी साइड में अगर दिया हुआ है तो लाभों का शेष होता है, उसको CR साइड में दिखाते हैं। लेकिन एसेट्स पक्ष में जो P&L होता है हानि का शेष होता है, इसलिए उसको हमेशा DR साइड में दिखाया जाता है। तो एसेट्स पक्ष में जो P&L दे रखा है 10,000 रुपए, तो 10,000 को भी हम क्या करेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, 3:1 के अनुपात में। तो पहले P का हिस्सा 3/4, तो ये आपके 7,500 और 2,500 रुपये, ये आपके P&L का, ये हमने दिखा दिया। तो अब एसेट्स की जो मद है उसमें से और कोई मद नहीं है, लायबिलिटी साइड में इसमें और कोई मद इसमें नहीं दे रखी है। अब देखो इसमें इस एंट्री के अनुसार पी के खाते को हमने क्रेडिट किया था, क्रेडिट साइड में दिखा दिया, लेकिन क्यू के खाते को हमने डेबिट किया है, तो इसके डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, पी का, टू पीस कैपिटल, क्यू के खाते में 1,000 रुपए, ठीक है। ये इस प्रकार से इसकी राशि आ जाएगी। अब ये तो इसमें आ गया है, हमने इसमें क्या है, गुडविल है वो दिखा दी है, और पहले का जो P&L था हानि का शेष, रिवैल्यूएशन का लॉस है, वो हमने दिखा दिया है। और अब इसमें क्वेश्चन में जो दे रखा है कि इसमें दे रखा है कि P और Q की पूंजी का समायोजन R की पूंजी के आधार पर किया जाए। P और Q की पूंजी का समायोजन R की पूंजी के आधार पर, और R कितनी पूंजी लेकर आ रहा है, 30,000, और R का जो शेयर है वो कितना है, 2/10। 2/10 हिस्से के लिए ये कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 30,000। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फर्म की कुल नई पूंजी, क्योंकि इसमें नई पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें R की पूंजी के आधार पर पूंजी का समायोजन करना है। तो नई पूंजी हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैं बता देता हूँ। R की पूंजी के आधार पर पहले फर्म की कुल नई पूंजी ज्ञात करनी है। R का जो शेयर है 2/10, 2/10 हिस्से के लिए कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 30,000। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी है, 1, तो 1 के लिए कितनी होगी, तो चूंकि के हिसाब से करते हैं तो इधर वाली संख्या हमेशा नीचे आती है, बटे में तो पलट जाएगी, 10/2 हो जाएगा। तो इस आधार पर फर्म की कुल नई पूंजी है वो कितनी हो गई, 1,50,000। अब इस 1,50,000 को सभी साझेदारों में नए अनुपात में डिवाइड कर देंगे, और नया अनुपात है इनका 5, 3 और 2। तो 1,50,000 को अगर हम 5, 3, 2 के अनुपात में डिवाइड करते हैं तो पी की पूंजी आ रही है 75,000, क्यू की आ रही है 45,000, और आर की 30,000 है। इस प्रकार से ये नई कैपिटल हो जाएगी। अब जब नई कैपिटल हो जाएगी तो अब हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे, ये लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले इनकी समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे, वर्तमान समायोजित पूंजी। समायोजित पूंजी कौन सी, सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा देते हैं, तो वो जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, समायोजित पूंजी। समायोजित पूंजी का कंपैरिजन है वो हम किससे करेंगे, इस नई पूंजी से करेंगे। अगर इससे कम पड़ती है तो वे कैश में लेकर आएंगे, और ज्यादा होती है तो फर्म से निकाल लेंगे, यानी कि विड्रॉल कर लेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले पी की जैसे लिख देते हैं कि पी की जो नई पूंजी है वो कितनी रहेगी, 75,000। लेकिन पहले समायोजित पूंजी ज्ञात कर लो, इसका टोटल लगा लो कि इसमें जो टोटल है वो कितना आ रहा है। देखो इसमें सीआर साइड का अगर हम टोटल लगाते हैं पी का, तो ये आ रहा है 90,000, और डीआर साइड का अगर हम टोटल लगाते हैं तो वो देखो इसमें कितना आ रहा है, 16,365। ये हम घटा देंगे, $73,635, यानी कि पी की समायोजित पूंजी आ रही है 73,635। कैसे हमने ज्ञात की, सीआर साइड का टोटल लगाया, सीआर साइड का टोटल कितना आया, 90,000। 90,000 में से डीआर साइड में 3 मदे हैं, इनका टोटल हमने घटा दिया 16,365। तो इसका समायोजित पूंजी डिफरेंस वो कितना आया, 73,635। यानी कि समायोजित पूंजी है, वर्तमान में इसकी पूंजी ये है, लेकिन हमने इसकी पूंजी ये फिक्स कर दी है 75,000।
जब नई पूंजी हमने 75,000 कर दी है भाई, इसकी भविष्य में पूंजी ये रहेगी, जब ये रहेगी तो इसका मतलब है वर्तमान में इसकी पूंजी कम पड़ रही है। तो कितनी कम पड़ रही है, ये इसमें से घटा दो, 73,635। 1365 रुपए, 1365 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो ये लेकर आएगा बाई कैश। और बैलेंस शीट में इसकी कैपिटल वो कितनी आएगी, 75। ऐसे ही हम क्यू की ज्ञात करेंगे। क्यू का सीआर साइड का टोटल है वो कितना आ रहा है, 40,000। और डीआर साइड का जो टोटल है वो देखो इसमें कितना आ रहा है, हमने क्योंकि हमने नई पूंजी ज्ञात कर ली, क्योंकि नई पूंजी इसकी 75,000 थी और समायोजित जो पूंजी है वो 73,545 थी, तो इसलिए इसकी पूंजी कितनी कम पड़ रही थी, 1365 रुपए। ये कैश में लेकर आएगा। क्योंकि हमने ज्ञात की, तो क्यू का सीआर साइड का टोटल आ रहा है 40,000 और डीआर साइड में ये जो आपके चार मद है इनका टोटल आ रहा है 6,455। इसको लेस करने के बाद में अमाउंट जो आ रहा है 33,545। ये कहलाती है समायोजित पूंजी, वर्तमान पूंजी। यानी कि वर्तमान में क्यू की पूंजी 33,545 है और नई पूंजी हमने इसकी कितनी फिक्स कर दी है, 45,000। भविष्य में पूंजी ये रहेगी, तो वर्तमान में इसकी पूंजी कम पड़ रही है, कितनी कम पड़ रही है घटाने पर, 11,455। तो ये भी 11,455 रुपए कैश लेकर आएगा। और बैलेंस शीट में इसकी कैपिटल, पहले हमने कैपिटल फिक्स कर दी है 45,000, तो 45,000 दिखा दी। और आपकी जो कैपिटल है वो 30,000 है, इसलिए 30,000 ही रहेगी, तो बैलेंस शीट में 30,000 दिखा। अब हम इसका टोटल लगा देंगे। ये हो गया आपके पार्टनरशिप अकाउंट। अब हम बैलेंस शीट बना देते हैं। देखो नई बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट के बेस पर, पुरानी बैलेंस शीट में एसेट्स पक्ष में सबसे पहले दे रखा है बैंक बैलेंस। पहले का बैंक बैलेंस 7,000 था, तो 7,000 इसको ऐसे कैसे दिखा देंगे। अब है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस, पहले का कैश बैलेंस कुछ भी नहीं था। देखो नया साझेदार 30,000 रुपये तो कैपिटल के लेकर आया, 1365 रुपये पी लेकर आया, कैपिटल में कमी पड़ रही थी, 11,455 रुपये क्यू लेकर आया और 4,000 रुपये नया साझेदार गुडविल के लेकर आया कैश के। इन सबको जोड़ देते हैं तो कैश आ रहा आपके 46,820 रुपये। ये तो हो गया आपके कैश का। अब इसके बाद में पुरानी बैलेंस शीट की जो और मदें हैं, डेटर्स। डेटर्स हमारे जो थे पहले 30,000 थे, इसमें सबसे पहले बैड डेब्ट्स का जो प्रोविजन है वो हम लेस कर देंगे और बैड डेब्ट्स का जो प्रोविजन है वो आया था आपके 1,500 रुपये, तो ये आ गया आपके 28,500। डिस्काउंट का भी प्रोविजन था और डिस्काउंट का जो प्रोविजन है इसमें वो आया था आपके 570 रुपये, तो ये 570 रुपये हम ये और लेस कर देंगे। ये आ गया आपके डेटर्स 27,930। डेटर्स के बाद में इसमें फिर दे रखा आपके स्टॉक। स्टॉक का जो मूल्य है 40,000 था पहले, स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसको हम 40,000 रुपये पर ही दिखा देंगे। स्टॉक के बाद में फिर दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स। स्थायी संपत्तियों का जो नया मूल्य है वो 80,000 रुपये है, तो नया मूल्य 80,000 दिखा देंगे। एडजस्टमेंट में दे रखा है 80,000। पुरानी जो गुडविल थी उसको हमने बंद कर दिया था, अप्लिकेट कर दिया था, इसलिए उसको नहीं दिखाया जाएगा। पहले का जो P&L का बैलेंस था उसको भी हमने बांट दिया था, अप्लिकेट कर दिया था, इसलिए उसको भी इसमें नहीं दिखाया जाएगा। ये तो आपके आ गया एसेट्स पक्ष का। अब देखो लायबिलिटीज पक्ष में। लायबिलिटीज पक्ष में सबसे पहले दे रखा है इसमें क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे पहले 40,000 थे, 2,500 रुपये हमारे लेनदार कम हो गए, पहले तो ये हम कर देंगे, तो 37,500 आ गए और 750 रुपये का डिस्काउंट ये हम इसमें से कम कर देंगे, तो अब हमारे लेनदार कितने बचे, 36,750। ये हमारे क्रेडिटर्स आ गए। क्रेडिटर्स के बाद में फिर दे रखा है बिल्स पेएबल, बीपी।
तो बीपी इसमें दे रखा है 15,000, कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसको हम 15,000 रुपये मूल्य पर ही दिखा देंगे। इसके बाद में अब आ जाएगी, अब और कोई इसमें कोई मद नहीं है, तो कैपिटल आ जाएगी। और कैपिटल कौन सी आएगी? जो पार्टनर स्टेपल अकाउंट में हमने जो दिखाई थी बैलेंस शीट में नई कैपिटल, पी, क्यू और आर। पी की 75,000, आर की 45,000, या क्यू की 45,000 और आर की 30,000, टोटल 1,50,000। बस ये मदें हैं। अब इसके अलावा अब इसमें और कोई मद नहीं है, अब इनका हम टोटल लगा लेंगे। देखो बैलेंस शीट का हमने टोटल लगा दिया, टोटल दोनों पक्षों का बराबर आना चाहिए, बराबर इसका आ गया 2,01,750। ये हमारा जो इलस्ट्रेशन है 7वां, ये हमने कर लिया था, जो आपके बुक में पेज नंबर 59 पर दे रखा है। अब आपको इस इलस्ट्रेशन को फिर से रिपीट करना है, दोबारा से देखना है कि इसका एडजस्टमेंट है कैसे क्या आया, क्योंकि आपके कई क्वेश्चन हैं जो आपको इसी पैटर्न पर करने हैं। अब आपको बुक में इसका क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, और आपका जो पेज नंबर है वो है 85। पेज नंबर 85 पर क्वेश्चन नंबर है 3, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो 3 है वो आपको सोल्व करना है।